नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नया सेशन लेके। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहेगा आज कि अपने जो पिछला टॉपिक किया था कोशिका, इस कोशिका के आज अपने प्रश्न हल करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित, उन सब प्रश्नों को अपने आज हल करेंगे। तो अपने करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है सी, एनीमिया। यानी क्वेश्चन नंबर जो अपना 1 था, इसका सही उत्तर सी, एनीमिया। यानी लाल रुधिर कणिकाओं की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अब देखो एनीमिया किसकी कमी से होता है? लाल रुधिर कणिकाओं की कमी से होता है, या अपने कह सकते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, या अपने कह सकते हैं आयरन की कमी से होता है, या अपने कह सकते हैं विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है, या अपने ऐसे कह सकते हैं रक्त की कमी से भी एनीमिया होता है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आती है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एनीमिया कहलाती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित है। कौन से वन जीनोम की विशेषता 3-4 वृक्ष प्रजाति प्रति स्क्वायर किलोमीटर होती है? यानी क्वेश्चन नंबर 2 के 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इसका सही उत्तर है बी। बी कौन सा आएगा? शीतोष्ण कटिबंध। यानी शीतोष्ण कटिबंध जो होता है एक ऐसा कटिबंध है जिसमें वृक्षों की प्रधानता कम होती है। इस कारण 3-4 किलोमीटर जो 3-4 वृक्ष ही हैं वो पर किलोमीटर यहां पाए जाते हैं, जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं यहां पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है, वृक्षों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती है। आपको बता दूं पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अब देखो उष्ण कटिबंध जो होता है वो होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है वो कर्क रेखा से ऊपर और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से नीचे, और नीचे अगर आए तो मकर रेखा से नीचे और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है। और उससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो आता है शीत कटिबंध में। अब देखो शीतोष्ण कटिबंध है, यहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है तो वृक्षों की प्रधानता भी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी। इस कारण यहाँ पे केवल 3-4 वृक्ष ही प्रति स्क्वायर किलोमीटर पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध में। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन बॉक्स पर उपस्थित हैं। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल कब दिया था? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। ये प्रश्न अभी फिलहाल जो एलडीसी का पेपर हुआ था 2018 में, उसमें ये सेम प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ए, यानी 1953 में वाटसन और क्रिक ने 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स द्विकुंडलित मॉडल देने वाले कौन थे? वाटसन और क्रिक थे। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहां होता है? इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए स्क्रीन पे, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अब देखिए इसका सही उत्तर है बी, राइबोसोम। सही उत्तर क्या है इसका? बी, राइबोसोम। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का इंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन बॉक्स पर उपस्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कि डीएनए रखने वाला कोशिकांग कौन सा होता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन बॉक्स पर हैं और सही उत्तर इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। यानी आपसे पूछा गया है कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, यानी किस कोशिकांग का स्वयं का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए होता है। सही उत्तर क्या हो गया इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्तुल या वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। तो आपको बता दूं डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में होता है। केंद्रक के अलावा डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के अंदर भी पाया जाता है। आपसे पूछे कि डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा कोशिका के और कौन कौन से कोशिकांगों में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और किस में होता है? हरित लवक में होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन बॉक्स पर उपस्थित है। लाइसोसोम कार्य करते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन बॉक्स पर। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर है अंतःकोशिकीय पाचन। यानी लाइसोसोम किस रूप में काम करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। तो सही उत्तर क्या है इसका? अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है लाइसोसोम। अब देखो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम होते हैं और ये जल अपघटनी एंजाइम ही क्या करते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना अंतःकोशिकीय पाचन। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित है। जीवन का भौतिक आधार है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखिए इसका सही उत्तर है जीवन का भौतिक आधार है प्रोटोप्लाज्म, या अपने कहते हैं जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले कौन थे? तो प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहने वाले थे हैक्सले। हैक्सले ने प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। अब देखो प्रोटोप्लाज्म या जो जीव द्रव्य होता है ये किस किस से मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक से मिलकर बना होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जीवन का रासायनिक आधार किसे कहते हैं तो डीएनए को जीवन का रासायनिक आधार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर उपस्थित हैं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो भोजन के ऑक्सीकरण में सहायक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, इस कारण कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण करता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। अब देखिए इसका सही उत्तर है ए, जीवाणुओं में, यानी जीवाणुओं के अंदर वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता क्योंकि जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वह कोशिका होती है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता। वास्तविक केंद्र का मतलब केंद्र के चारों केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो अपना ए उत्तर सही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। सूत्रीय विभाजन निर्भर करता है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्क्रीन पे, आप सही उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त दोनों समय पर निर्भर करता है कि कितना टाइम लगता है, तापमान पर निर्भर करता है कि तापमान कितना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं की वो बात कर रहा है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा कोशिका भित्ति। अब देखो पादप कोशिकाओं की बात हो रही है, तो पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। तो पादप कोशिकाओं में सबसे बाहर क्या होगी, कोशिका भित्ति। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा। अगर ये बात करता जंतु कोशिका की, तो सबसे बाहरी आवरण क्या होता, कोशिका झिल्ली होता। और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित है। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा बी, कोशिका भित्ति। अब देखो वो कह रहा है कि कोशिका को निश्चित रूप या निश्चित आधार प्रदान करने का काम कौन करती है, कोशिका भित्ति करती है। उसके आकार को बनाए रखती है कोशिका भित्ति। अगर यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं होता ऑप्शन में, तो कोशिका झिल्ली अपना उत्तर होता, लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति दिया हुआ है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जा सकता है? तो 4 ऑप्शन हैं स्क्रीन पे आपके सामने, सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही उत्तर भी क्या होगा, कोशिका भित्ति। तो इस प्रश्न के अंदर आपको थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं आपको बता दूं। इसने दिया है कि किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट भी दिया हुआ है और कोशिका भित्ति भी दिया हुआ है। अब कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या क्लोरोप्लास्ट भी तो नहीं होता? तो यूग्लिना एक जंतु है, एक जीव है। यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए यूग्लिना को पादप और जंतु कोशिका के बीच योजक कड़ी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा, कोशिका भित्ति होगा। कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो बी अपना इसके अंदर उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित है। डीएनए का डबल हेलिक्स का प्रारूप प्रस्तुत किया था। यह प्रश्न अपना रिपीट हो चुका है क्योंकि एग्जाम में 2 बार आया हुआ है ये, तो इसका सही उत्तर आप दीजिए।
तो इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स द्विकुंडलित मॉडल वाटसन व क्रिक ने दिया था। इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें यह पूछा गया था कि डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल कब दिया गया था। यह दिया गया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 15, अंतःप्रद्रव जालक की खोज की आपके सामने स्क्रीन पे है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए इसका सही उत्तर होगा पोर्टर। अंतःप्रद्रवी जालिका ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी खोज करने वाले कौन थे? पोर्टर थे। पोर्टर ने इनकी खोज की थी। तो अपना उत्तर क्या सही होगा इसके अंदर? बी ऑप्शन अपना सही है, पोर्टर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सही उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। हाँ जी, लगभग का सही आ रहा है उत्तर ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाल व रस्का। नाल व रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कि राइबोसोम अगर कोशिका के अंदर नहीं है तो कौन सा कार्य नहीं कर पाएगी कोशिका? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पे। सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है सी, प्रोटीन संश्लेषण की। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो राइबोसोम अगर नहीं है तो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। लाइसोसोम में पाई जाने वाली वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा डी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक यानी जल अपघटनी एंजाइम। तो लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होते हैं। तो अपना डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है डी, टी स्वान। टी स्वान कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये बताया था कि कोशिका जो होती है वो सभी जीवों की मूलभूत इकाई होती है। सभी जीव किससे मिलकर बने होते हैं? सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्ली द्वार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है महीन शाखित नलिका के समान संरचना होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका इसका सही उत्तर होगा। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक से जुड़ा रहता है। प्रश्न नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसके अंदर उसने भूमिका की बात की है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो इसका सही उत्तर होगा एंडोप्लाज्मिक व माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण करता कौन है? राइबोसोम करता है। तो इसका सही उत्तर बी है। और क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर है ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम इतने तेज होते हैं कि अगर ये एंजाइम कोशिका से, लाइसोसोम से बाहर आ जाएं तो पूरे लाइसोसोम का ही पाचन कर जाते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। इस कारण से आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सी, हैक्जले। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हैक्जले ने कहा था। तो हैक्जले इसका सही उत्तर है, हैक्जले। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक, सी सही उत्तर है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल नाम दिया था, रॉबर्ट हुक। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता? जीवाणु के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बैक्टीरिया, जीवाणु, सी। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शनों में से बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सी, प्लास्टिड। सी यानी प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग माना गया है। तो प्लास्टिड इसका सही उत्तर है, सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा बी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंग प्रदान करता है फूलों को, पौधों को। ठीक है, तो फूलों को जो रंगीन रंग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के प्रदान करने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट, या इसे वर्णी लवक कहते हैं, ये करता है। तो बी ऑप्शन अपना सही है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।
अब देखो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका लवक। यानी जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो लवक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लवक के अलावा कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, लवक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो कौन सा होता है, हरित लवक होता है, क्रोमो लवक होता है, वर्णी लवक होता है। वर्णी लवक तो उन्हें रंग प्रदान करेगा, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। इसके अलावा पेड़ पौधों का जो हरा रंग होता है वो भी किसके कारण होता है, हरित लवक के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण में कौन सहायक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सही उत्तर अपना हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी सही उत्तर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पे उपस्थित हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी वलन कहलाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही उत्तर आप लिखिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसका सही उत्तर है ए क्रिस्टी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, क्रिस्टी कहलाता है। क्रिस्टी जो होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी सतह को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए अपने कहते हैं क्रिस्टी को कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है वो कौन सा होता है, क्रिस्टी होती है। और इसी क्रिस्टी के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम। तो ये तो था आज का अपना क्वेश्चन सेशन, और मिलते हैं अपने कल एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।